बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सईद बलोच साहब 3 डेडलाइन गुजर चुकी हैं, 4, 14 और 27 अप्रैल। अब क्या देख रहे हैं कि कोर्ट रूम नंबर 1 से एक और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने की वजह सामने आ गई है। देखें, वजह तो शायद पहली बार ही सामने आ गई थी, क्योंकि अदालत का फ़ैसला तो अगर आप तस्लीम नहीं करते, बल्कि सिर्फ तस्लीम नहीं किया बल्कि लोगों को उकसाया गया था। आपको याद होगा वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, मुआविनीन ख़ुसूसी और मुशीरान की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने की तरगीब दी गई, उकसाया गया। जी जी। उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि जो हुकूमती अराकीन हैं उनको शय मिली हो, बल्कि आप ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की कोई अदालत फ़ैसला सुनाती है, हुक्म जारी करती है, तो अवाम भी वो फ़ैसले तस्लीम ना करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर खुदा न खास्ता ये एक सोच मुआशरे के अंदर प्रीवेल कर जाए तो आपके मुल्क के अंदर किस तरह की अनारकी पैदा होगी। तो ये हमारे रहनुमा शायद ये बोल पहले जाते हैं, तोलते वो है नहीं। सही। और उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं होता कि इस तरह की बातों का मुआशरे के ऊपर क्या मनफी रुझान या क्या मनफी असरात उसके हो सकते हैं। अब जैसा कि आपने बताया, 3 तो तौहीन अदालत हो चुकी हैं। सही। और आपको याद होगा कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चला था, वो भी काफ़ी लंबा अरसा चला था, लेकिन उसके जो हालात व वाक़यात थे, जो फैक्ट्स थे केस के, वो बड़े मुख्तलिफ थे जी। लेकिन 1.5 साल के बाद उन्होंने तहरीरी तौर पे सदर को इस्तेहकाक नहीं है। जी बिल्कुल, वो इस चीज़ को लटकाते रहे। तहरीरी तौर पे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया जी कि आप जो फैसला हुक्म देंगे हम वो हुक्म तस्लीम नहीं कर सकते। जब रिटर्न दे दिया गया अदालत में, तो फिर अदालत के पास कोई और चॉइस नहीं थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक, यानी तकरीबन 30 सेकंड की सज़ा थी, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए नहल भी हुए, वज़ारत उज़्मा भी गई, और जो उनका सियासी नुकसान हुआ वो एक अलग लंबी बहस है जी। तो ये जो अब हालात पैदा हो चुके हैं, 3 तौहीन अदालत हो चुकी हैं। आपको याद है कि कल असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया तो हम वो फ़ैसला भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस तरह के हालात व वाक़यात या और इस तरह की सोच आपके जो फेडरल मिनिस्टर हैं और वज़ीर दिफा है जिसने पाकिस्तान का दिफा करना है, अंदरूनी और बैरूनी, हमें डिक्टेट भी ना किया, ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी सतह पे पाकिस्तान का दिफा करना है, वो अंदर से खुद रियासती इदारों को हथौड़े मार के तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है और अदालत बिल्कुल ओपन है। सईद बलोच साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया है। एतमाद का वोट शायद जो फैसला पहले आया था जिसमें लिखा हुआ था कॉन्सिक्वेंसेस का, उससे बचने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई है। और दूसरा, जिन लोगों ने वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के ख़िलाफ़ वोट दिया था रिजेक्ट करने के लिए, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये वैसे बनता नहीं था वोट जी, एतमाद का वोट। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि अदम एतमाद के लिए एक बाकायदा जो तहरीक होती है, मोशन होती है, वो जमा करवानी पड़ती है। और जब आपको एतमाद का वोट लेना हो तो सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को ये सिफारिश करता है कि भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको इस वक्त ऐवान की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं है, इसलिए नहीं है हाँ, आप ऐवान से एतमाद का वोट लें। अगर आपने वोट ले लिया तो फिर तो आप वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपकी काबीना हुकूमत वो तहलील हो जाएगी, नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा और उसके बाद फिर वो दोबारा सिलसिला आगे चलेगा। अब सदर पाकिस्तान ने तो कहा नहीं, तो फिर ये एतमाद का वोट लेने की जो एक यकदम से एक सोच पैदा हुई, हुकूमत के अंदर खौफ व हिरास पैदा हुआ, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस की समाअत हो रही थी, अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि हमने जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल था वो कौमी असम्बली में पेश किया, 2 बार पेश किया और दोनों बार वहाँ से रिजेक्ट हो गया। इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और बाद में जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर सप्लीमेंट्री बिल कौमी असम्बली से हुकूमत पेश करे, वज़ीर-ए-आज़म की जो काबीना के अराकीन है वो पेश करें और वो कौमी असम्बली से रिजेक्ट हो जाए, मुस्तरद हो जाए, तो इसका मतलब आप समझते हैं इसके बड़े संगीन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिक्वेंसेस होंगे। सही। इसका मतलब ये है कि आपको ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल ही नहीं है। सही। तो शायद ये बात जो है वो कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारें और वो जाके निशाने पे लगता है, तो ये बिल्कुल वही बात थी।
सही। वो जो रिमार्क्स थे ना वो हुकूमत को बिल्कुल जाके ठीक जगह पे लगे हैं। सही। और शुरू में उन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। आपको याद है वजीर इत्तलात ने जी, जी, बाकायदा जी। इसके ऊपर ट्वीट किया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, एक कोई दिन अफवाह पहले है। खबर चलवाई गई, फिर जी, जी। तरदीद भी चलवाई गई। तरदीद चलवाई गई। उस वक्त शायद उनके हालात ये थे कि बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। फिर जिस तरीके से बंदे पूरे हुए, आपको याद है MQM ने अचानक से हामी भरी। पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे और एक ही मुलाकात में वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो प्यार गए। की डोरी से बंधे उन्हें जो भी उन्हें खींचता वो आ जाते हैं। जी, वो डोरी जहाँ से हिलती हैं वो भी फिर हमें पता है कि किस तरीके से हिलाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कल इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी है फंड्स के हवाले से। जी, जी। फंड्स उनको हुकूमत ने मुहैया नहीं किए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वजारत ख़ारजा के ख़जाना के लिए और AGP के लिए? देखें, कंसिक्वेंसेस तो बड़े ख़तरनाक हैं और देखना ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म, काबीना और काबीना में मौजूद मुख्तलिफ़ जमातों के जो वफाकी वज़रा हैं जी, क्या वो बोझ उठाने की सिक्कत रखते हैं? उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेगी, अगरचे उसमें गैर मशरूत मुआफ़ी और अदालत से इस तरह की इस्तदा की जा सकती है, सही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कार्रवाई का आगाज़ होता है तो क्या पीपल्स पार्टी बिलावल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई बर्दाश्त कर सकती है? उनका एक वज़ीर आज़म पहले नाअहल हो चुका है, सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल 5 साल के लिए अगर बिलावल आपकी पार्लिमानी सियासत से आउट हो जाए जी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी को कितना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि घर से सियासत निकल जाएगी। बिल्कुल सियासत का उनका अब सारा फ्यूचर क्या है? बिलावल है। आसिफ जरदारी साहब अलील रहते हैं, उनसे तो अब उस तरह की सियासत हो नहीं रही, तो मुस्तकबिल उनका बिलावल है। और अगर बिलावल अपने कैरियर के आगाज़ में ही, सियासी कैरियर के आगाज़ में ही इस तरह के किसी जो एक वाक़या है उससे दो चार हो जाता है तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ये तौहीन अदालत में हुकूमत की कश्ती में सवार होगी या दीगर सियासी जमातें हैं। मौलाना साहब का बेटा है जी, वो मुझे नहीं लगता कि वो भी अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाएंगे। लेकिन तकरीरें बड़ी खतरनाक तकरीरें करते हैं। देखें, तकरीरें करने में वो कहते हैं ना कि जब आपको एक बार मीडिया में आने का भी शौक हो जाए ना तो बल्ले बल्ले बड़ी होती है, लोग बड़ा वो बल्ले बल्ले करते हैं। इस वक्त हुकूमत की बल्ले बल्ले की जा रही है, वज़ीर आज़म की बल्ले बल्ले की जा रही है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब एक जलसे में उन्होंने आज से कुछ चंद साल पहले कहा था कि मुझे 1999 में कहा गया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ मैंने के कदम बढ़ाया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो अभी वज़ीर आज़म को वही मशवरे दिए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब तौहीन अदालत लगी तो हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, हम अदालत की उससे क्या फ़र्क पड़ता है तस्लीम ना करने से? सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब मुझे खुदा न खास्ता मुझे किसी केस में अदालत सज़ा दे देती और मैं कहता हूँ मैं अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करता, तो इससे अदालत की सेहत पर क्या असर पड़ता? नहीं पड़ता। आप नहल हो जाएंगे, आपकी पूरी कैबिनेट। क्योंकि आपकी जो हुकूमत है ना, वफाकी हुकूमत, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें तय की हैं जी। उसमें से एक चीज़ ये थी कि वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट जी। तो आपकी काबीना के अंदर कितने अराकीन है? वज़ीर, मुशीर और मुआविनीन ख़ुसूसी मिलाएं तो 85 अराकीन है। ये सारे नए होंगे। सही। तो ये बड़े सोच समझ के करने वाली बात है। एक और हुकूमत जो प्लान कर रही है, प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेहकाक कमेटी में 3 जजेस के बारे में इन्होंने ख़बरें चलवाना शुरू की हैं। क्या बुलवा सकती है हुकूमत जजेस को प्रिविलेज कमेटी में? और अगर बुलवाती है तो क्या हो सकता है? देखें, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जो ज़ोर होता है ना किसी ताकतवर का जी, वो कमज़ोर के ऊपर ही चलता है। सही। तो अगर इस तरह की कोई प्रिविलेज कमेटी, कोई तौहीन पार्लियामेंट किस्म का कोई कानून बनाना चाहते हैं, उसके मुताबिक तो नहीं बना सकते। चले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी कि कोई कानून लूला लंगड़ा सा बना ही लेते हैं, इस तरह का ये कानून मंजूर करके। आजकल तो 5-5 अराकीन मिल बैठ के कानून की मंजूरी वो करवा लेते हैं पार्लियामेंट से। हम कहते हैं फ़र्ज़ करें जी हो गया, क्या पार्लियामेंट में इतनी जुर्रत है कि वो एक चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के किसी जज को बुलाने से पहले एक फ़ौज के कप्तान को या एक मेजर को भी बुला के दिखाए? इतनी जुर्रत है इनके अंदर कि ये किसी साबिक जो डिक्टेटर है, बुलाए ना साबिक जो DGISI हैं जनरल फैज़ साहब, अब तो रिटायर हो चुके हैं ना जी, रिटायर कोई बुला के दिखाएं। कोर्ट मार्शल के बार बार कह रहे हैं ना, तो अभी अदालत कमेटी में बुला लें। बाकी ये प्रिविलेज कमेटी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं इसी में बुला लें, बुलाएं तो सही ना, पता तो चले ना कि इनके अंदर कितनी जुर्रत, इखलाक की जुर्रत है, कितनी ये आइन की और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। बात यह है कि आप सियासी बयानात दे सकते हैं,
आपके पास मीडिया है, आप टीवी के ऊपर आके 2-2 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जजेस को उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ कैंपेन चला सकते हैं, उनको बुरा भला कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा मीडियम नहीं है जिसके ऊपर आके वो आपको जवाब दे सकें। लेकिन जिनको आपको पकड़ना चाहिए वो बूट वाले, कि आप काले कोट वालों को बुला लें और काला बूट आप मुंह में लेके उसको चाट रहे हो, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आइन की बालादस्ती सुप्रीम कोर्ट को बुलाने से या जजेस को बुलाने से नहीं, आपके जो सबको अमरीयत जहाँ से पैदा होती है ना, वहाँ से अगर आप आगाज़ करेंगे तो आपका ये बाकी सिलसिला जो है उस पर फिर कोई एतराज़ नहीं करेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, कल चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट में कहा था कि मुख्तसर फ़ैसला हम जारी करें, तहरीरी फ़ैसला हुक्मनामा आ जाएगा। वो तहरीरी फ़ैसला कल नहीं आया, आज का दिन भी गुजर गया। क्या वजह नज़र आ रही है? उनकी तबीयत नासाज है या वैसे कोई इशू है? देखें, इस तरह की चीज़ों में बाज़ औक़ात टाइम लग जाता है। अगर हम चीफ़ जस्टिस साहब की बात करें तो वो उनका थोड़ा सा एक ऐसे समझें कि एक वो क्या कहते हैं मिजाज है, या उनका कि वो फ़ैसला लिखने में या जारी करने में उनका थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी एक और उसमें एक एलिमेंट मौजूद है कि कुछ लोग ये भी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद यहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो गया, कोई इख्तलाफी नोट आ सकता है। अच्छा। अब ये जो 3 जजेज़ हैं, ये तीनों आप इनको हम ख्याल कहते हैं कि भाई ये एक ही माइंड रखने वाले हैं, और इसके ऊपर भी कह रहे हैं कि क्योंकि आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को जस्टिस मुनीब अख्तर 4 बजे समाअत होनी थी, लेकिन वो 4 बजे से पहले कराची रवाना हो गए थे। उसके ऊपर फिर बड़ी क्या सराहियाँ हुई कि जजेस के आपस में कुछ इख्तलाफात हुए हैं, और इख्तलाफ सामने आया, और जस्टिस मुनीब ये चाहते हैं कि जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के ऊपर ये अमल दरामद करवाए। और अगर हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, काबीना ये फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार करते हैं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए फिर उसके जो भी आगे नताइज हों वो हुकूमत भुगते, प्राइम मिनिस्टर भुगते और काबीना भुगते। लेकिन उसमें जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं या जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, वो मैंने आपको याद होगा कि जो 14 अप्रैल को आया था ना, आर्डर आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो इंतखाबात के लिए फ़ंड्स का इजरा है। तो उस मामले को उन्होंने कहा था बाद में देख लेंगे। तो इस वक्त भी अदालत की कोशिश यही है कि फ़ंड्स जारी हो जाएं, पंजाब का जो मामला है वो किसी साइड वो हो जाए और तय हो जाए, इलेक्शन हो जाएं, तो फिर उसके बाद अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो फिर वो बाद में देखेंगे। तो चीफ़ जस्टिस की जो हमने अदालत में उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके रिमार्क से हमने उनको ऑब्ज़र्व किया, तो ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन तो ये है। फिर 3 जजेज़ हैं, हर जज एक मुख्तलिफ माइंड सेट रखते हैं, वो अपनी आज़ादाना सोच है उनकी। वो अगर इस तरह का समझते हैं कि ये वक्त जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, मोहलत लेने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को लटका रहे हैं, तो वो इसमें राय रखने में वो बिल्कुल आज़ाद हैं। क्योंकि हुकूमत की संजीदगी आज से पहले तक तो हमें नज़र नहीं आई थी। ये अचानक संजीदगी क्यों पैदा हुई? उसकी वजह यह है कि पीछे तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। वो तलवार जिस वक्त भी चली, वो फिर कानून की देवी ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो किसी की गर्दन कटे, किसी का हाथ कटे, किसी के पाँव कटे, वो तो फिर किस्मत बता सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच टाइम देने के लिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये तज़किया आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।